कुछ पिछले फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे एक बार, है भाई? करें रिवाइज? ठीक है, यहां लिख लेते हैं कुछ पुराने फॉर्मूले। बताओ क्या क्या फॉर्मूले होते थे, स्टार्टिंग से बताना मेरे को। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, है ना, और Q इज इक्वल टू इंटीग्रल आई डी टी, है ना। डी टी को इधर भेज दिया था, इंटीग्रेशन कर दिया। ओके, इसके बाद क्या आया था? J इज इक्वल टू सिग्मा ई, I इज इक्वल टू वी डी ई एन ए, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई एन ए, याद आ गया? वी डी का वैल्यू बताओ, ई टाउ बाय एम, याद आ गया? ठीक है, सिग्मा का वैल्यू बताना, हाँ, जे बाई ई तो मैं मान लेता, आई बाई, हाँ वो तो वहीं से आ गया। कुछ दूसरा फॉर्मूला एन ई स्क्वायर टाउ ई समथिंग, ऐसा कुछ आ गया ना? लो ये था फॉर्मूला। अच्छा, और V इज इक्वल टू आई आर, याद है? R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, और क्या था पावर का? वी आई था पहला, तो फिर आई स्क्वायर आर, और फिर वी स्क्वायर बाय आर, है ना। और हीट या फिर एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम कर रहे थे, इनको टी से मल्टीप्लाई करो, हीट या एनर्जी आ जाएगी। सही है, कोई दिक्कत? अच्छा, बैटरी का ई होता था डिस्चार्जिंग के टाइम पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वीए माइनस वीबी किया था, क्या आया था? ई माइनस आई आर, और चार्जिंग में वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू प्लस आई आर। सही है, मोर और लेस यही फॉर्मूला है। जे इज इक्वल टू, हाँ वो भी है। और कोई किसी को याद आ रहा है फॉर्मूला? ऑल ओके है? ये फॉर्मूले पढ़े हुए हैं ना, मैंने ही पढ़ाए हैं। चलो, बहुत भला हो तुम्हारा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला, हाँ एफिशिएंसी, है ना। डिपेंड करता है कि अप्लायंस कौन सा है, लेकिन ओवरऑल क्या रहेगा? आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100%। सही है, परसेंटेज में चाहिए तो ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब हम बार बार क्या कर रहे हैं भाई? हीट पावर, ये वाले फॉर्मूले पढ़ रहे हैं बार बार। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। भैया भाई बीमार हो गया क्या? हाँ ठीक। ये क्वेश्चन शायद मैंने दिया था, है ना, ये सेकंड पेज था, है ना, सेकंड पेज ये भी दिया था, हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं पता था, नहीं पता क्या हुआ था? 3 equal resistances draw a power of 10 watt when connected in series from an EMF source. If they are connected in parallel to the same EMF source, find the total power consumption. अच्छा, पहले इसके ऊपर वाला बताओ। ये कर लिया था, याद है? पक्का याद है कि 3 दिन बाद ये पता नहीं कौन है, हम कौन सा चैप्टर है, कौन टीचर है, ये तो करवा दिया था क्लास में। इसके आगे के दिए तो दे क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, करवा देते हैं दोबारा। क्या बोल रहा है? 3 रेजिस्टेंस है, इक्वल रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक ईएमएफ सोर्स यानी कि एक बैटरी के साथ जब वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं तब वो कितनी पावर कंज्यूम करते हैं? 10 वाट पावर कंज्यूम करते हैं। सीरीज में लगे हुए हैं तब कंज्यूम करते हैं, ठीक है। when connected in series from an EMF source, if they are connected in parallel to the same EMF source। अब इसी बैटरी पे क्या कर दिया? इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो अब आपको बताना है टोटल पावर कंजम्पशन कितना होगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो इस केस में मुझे बताओ कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 3R रेजिस्टेंस है। कह दिया कि ये तीनों मिलके 10 वाट पावर कंज्यूम कर रहे हैं।
है ना, तीनों मिलकर कर रहे हैं। ओके, मैं कहता हूं ये पूरा का पूरा एक ही रेजिस्टेंस है, कितना 3R रेजिस्टेंस, सही है। ओके, एक 3R रेजिस्टेंस V वोल्टेज से कनेक्टेड है, कितना पावर कंजम्पशन होता है, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, R कितना है 3R, तो ये जो गिवन है ये है आपका 10 वाट के बराबर। कुछ गलत लिखा गया मैंने, है ना, सिंप्लीफाई करके अपने दिमाग में सॉल्व करना है, लिखना है। फिर क्या बोल दिया कि यहां पे पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। बताओ, मैं कहता हूं ये तीनों जो है ना, ये मिला के एक ही रेजिस्टेंस है, और वो क्या है R/3 रेजिस्टेंस। अब एक R/3 रेजिस्टेंस V वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, बोलो पावर कन्वर्जन क्या होगा, ये P1 का ये P2 क्या आ जाएगा, बोलो V स्क्वायर बाय R, R की जगह क्या आ जाएगा R/3, ये आ गया, सही है। ओके, मुझे बताओ क्या मैं इधर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है, हो गया। ये कितना है, तो कितना होगा 90 वाट इज द आंसर, P टोटल इज इक्वल टू 90 वाट। आ गया, मुश्किल है क्या, बहुत इजी है ना। ओके, क्या नहीं, two bulbs connected in series have ratio of resistance equal to 1:2. Find the ratio of their power consumption. सीरीज में कनेक्टेड है भाई, ठीक है, और रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस क्या है 1:2। अगर एक का रेजिस्टेंस आ रहा है तो दूसरे का कितना हो जाएगा 2R, सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये फिगर बनेगा। सिंपल सी बात है, V वोल्टेज मान लिया, एक R रेजिस्टेंस और एक 2R रेजिस्टेंस। तो अब आपको बताना है कि ये रेजिस्टेंस अगर R1 है और ये R2 है, तो बोलो गिवन क्या है क्वेश्चन में, R1 बाय R2 इज इक्वल टू बोलो 1/2, ये गिवन है। आपको बताना है कि इसने अगर पावर कंज्यूम किया P1, इसने अगर कंज्यूम किया P2, तो P1 बाय P2 क्या होगा, ये बताना है, सही है। मुझे एक बात बताओ, ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्ट होता है तो करंट सेम होता है या वोल्टेज सेम होता है, करंट, भाई जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा, तो मैं कहता हूं दोनों में करंट कितना जा रहा है I, सही है। तो बोलो P1 का R1 से रिलेशन लिखना है मेरे को, P1 इज इक्वल टू I स्क्वायर R1, सही है, लिखा फॉर्मूला हमने I स्क्वायर R, ठीक है। P2 बताइए I स्क्वायर R2, सही है। क्या चाहिए P1 बाय P2, सही है, P1 बाय P2 कट जाएगा ये, तो R1 बाय R2, दैट इज योर आंसर। आ गया आंसर, मुश्किल है क्या, कुछ निकालना पड़ा, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए आप, ये R1 है इसका P1, ये R2 इसका P2, P1 बाय P2, आ गया आंसर। रिपीट करना है क्या, ओके। ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, मैंने बोला भी था, इसको छोड़ देना, है ना, ये हीट रिलेटेड है, हीट का एक 11th का कंसेप्ट है, Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T। हीट जो होता है मास, जिस चीज को हीट किया जा रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर के बराबर। अब यहाँ पे जो हीट है वो कहां से आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी के उससे आ रही है, तो उसकी जगह आ जाएगा I स्क्वायर RT, यहाँ से T का वैल्यू, ठीक है। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, रिवीजन करके फिर ये करना आराम से, ठीक है ना, ठीक है। An electric kettle has two heating coils. When one of the coil is used to boil the water, it takes 10 minutes. When the other coil is used, it takes 40 minutes. If both coils are connected in parallel, the time taken to boil the same amount of water will be 8 minutes, 4 minutes, 25 minutes, 15 minutes. क्वेश्चन समझ में आया क्या, एक केटल है उसमें 2 हीटर के तार लगे हुए हैं, देखो ना, 2 हीटिंग कॉइल्स है उसके अंदर, ठीक है। जब सिर्फ पहली हीटिंग कॉइल को यूज करते हैं तो पानी को बॉईल करने में कितना लगता है, 10 मिनट लगता है, ठीक है। जब सिर्फ दूसरी कॉइल को यूज करेंगे तो 40 मिनट लगते हैं। जब दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके और एक साथ यूज करेंगे तब कितना टाइम लगेगा,
ये पूछना, समझ में आया? अब सबसे पहली बात तो लेट से एच अमाउंट ऑफ हीट चाहिए टोटल पानी को बॉईल करने के लिए, सही है? ओके, एच की वैल्यू क्या होगी बोलो? आई स्क्वायर आर टी या फिर वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, ऐसे कर सकते हैं आप, सही है? ओके, टाइम कितना लग रहा है पहले केस में? 10 मिनट्स, ठीक है? तो जब R1 रेजिस्टेंस का कॉइल यूज किया जा रहा है तब T1 टाइम लग रहा है और हीट कितना है? H ही है, सही है? ओके, उतना ही हीट यानी कि पानी को बॉईल करने के लिए दोबारा से H हीट लगेगा, इज इक्वल टू क्या लगेगा बताना? आई स्क्वायर R2 और T2 लगेगा। भाई R2 रेजिस्टेंस का कॉइल है दूसरा, तो T2 टाइम लग रहा है, या फिर आप क्या यूज करेंगे? H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R2 और यहां पे क्या लग जाएगा? T2, सही है? ये 40 मिनट है, ये 10 मिनट, ये गिवन है। R1 R2 के बारे में कुछ नहीं गिवन है आपको, क्यों ना? बोलो, यहां से वोल्टेज सप्लाई सेम रहेगी ना, तो बोलो इसको इससे डिवाइड कर दो, R1 R2 का रेशियो आ जाएगा, सही है? ओके, R1 R2 में एक रिलेशन आ गया, बहुत बढ़िया बात है। फिर मुझे बताओ, H अमाउंट ऑफ हीट के लिए दोनों कॉइल्स को यूज किया जा रहा है, तो बोलो इतनी हीट भी लगेगी और ये वाली भी लगेगी, तो बोलो वी स्क्वायर बाय R1 प्लस वी स्क्वायर बाय R2 पूरा इंटू T3, और T3 का वैल्यू निकालना है, समझ में नहीं आया? ठीक है, तो इस इक्वेशन को एक बार इस इक्वेशन से डिवाइड करके देखते हैं, H से H कट जाएगा, सही है? यानी कि ये भी H के बराबर है, ये भी H के बराबर है, तो ये और ये क्या होंगे? बराबर होंगे, सही है? तो बोलो वी स्क्वायर बाय R1 इंटू T1, T1 कितना है? 10 मिनट, सही है? इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R2 कितने मिनट? 40 मिनट, वी स्क्वायर कट जाएगा, 4 आ गया, बोलो R2 बाय R1 इज इक्वल टू 4, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? R2 इज इक्वल टू 4R1, आ गया भाई? कोई दिक्कत? ओके, अब जब दोनों कॉइल एक साथ चलाई जा रही हैं, V वोल्टेज है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो दोनों के अक्रॉस V आएगा, तो बोलो पहले वाले का पावर कंजम्पशन V स्क्वायर बाय R1, दूसरे वाले का V स्क्वायर बाय R2, सही है? और कितना टाइम लगेगा? लेट्स से T3 टाइम लगेगा, इज इक्वल टू क्या आएगा? H। गलत बोल रहा हूं, बोलो सही है? ओके, मुझे एक बात बताओ, यहां पे T3 का वैल्यू मुझे चाहिए, कैसे निकालेंगे? सोच के देखो, V स्क्वायर बाय R1 कितना था? V स्क्वायर बाय R1 इज इक्वल टू H बाय T1, है कि नहीं? और V स्क्वायर बाय R2 इज इक्वल टू H बाय T2, T2 है, ठीक है? ओके, तो बताओ H इज इक्वल टू, ये क्या है? H बाय T1 प्लस H बाय T2 इंटू, सही है? T1 पता है, T2 पता है, ठीक है, सही है? ये R1 बाय R2 को निकाला सर, जस्ट इन केस अगर आपकी जरूरत पड़ जाती तो हम ये यूज कर सकते हैं, समझ में आया? इसमें आपके 2 क्वेश्चन कवर हो गए, कितना टाइम लगेगा प्लस रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, खत्म बात, सिंपल है ना? ठीक है, तो आपका आंसर आना चाहिए मेरे ख्याल से 8 मिनट। सही है? रेटिंग ऑफ ए बल्ब, ये थोड़ा सा एडवांस तरीके से पढ़ाया हुआ है, और मिट गया। रेटिंग ऑफ ए बल्ब, ठीक है? अब रेटिंग का क्या मतलब? रेटिंग मतलब
आप बल्ब खरीदते हो उसके ऊपर लिखा होता है कि इतना वोल्टेज इतना वाट है ना, जब बोल देते हैं कि 10 वाट का बल्ब ले आओ, 20 वाट का बल्ब ले आओ, 30 वाट का बल्ब ले आओ, 18 का ले आओ, 0 वाट का बल्ब ले आओ। 0 वाट का होता नहीं है, वो 1 या 2 वाट का होता है, ठीक है। अच्छा, रेटिंग ऑफ ए बल्ब। अब ये बल्ब का सिंबल है और बल्ब क्या होता है, बेसिकली एक रेजिस्टेंस होता है ना। रेजिस्टेंस से ज्यादा उसको कुछ नहीं मानना है, सही है। फॉर्मूले कौन से लगेंगे, वी आई आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, पावर के। अब बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है 220 वोल्ट 100 वाट, इतनी वोल्टेज इतने वाट। इट मींस दैट व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द बल्ब इट विल कंज्यूम 100 वाट पावर। कि भैया इतनी वोल्टेज से कनेक्ट करोगे ना तब इतना पावर कंज्यूम करेगा, सही है। ओके, इफ वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब इज ग्रेटर देन 220 देन द बल्ब विल गेट फ्यूज्ड, ठीक है। तो भैया 220 वोल्ट के लिए डिजाइन है, अगर आप इसको 400 वोल्ट दे दोगे तो क्या हो जाएगा, ये फ्यूज हो जाएगा, है ना। इतनी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, इतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा कि इसका वायर मेल्ट हो जाएगा और ये बल्ब खराब हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर रेटिंग के बारे में बात कर रहा है तो बल्ब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट या उसकी जो रेटिंग है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, वी कैन फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। पी का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर। आर को इधर ले जाओ, पी को इधर ले आओ, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। सही है कि नहीं है, ओके। रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं आप हमेशा, जब भी ये गिवन हो पहले रेजिस्टेंस निकालो, इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। फिर पावर वोल्टेज को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए और रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करो, जो आंसर आना है अपने आप, ठीक है ना। फॉर्मूले बेसिक कंसेप्ट, केवीएल केसीएल, पावर पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर वगैरह बस। फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, अब बल्ब्स का क्या दे रखा है, कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो आपको क्या करना है, द बल्ब विच कंज्यूम्स मोर पावर ग्लोज द ब्राइटेस्ट। सबसे जरूरी बात है ये, जो जेई मेंस के जेई एडवांस के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें क्या है, आपसे पूछ लेगा कि भैया एक 60 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है, उन दोनों को ना सीरीज में कनेक्ट कर दिया, उनको ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया या ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दिया, बताओ कौन सा ज्यादा तेज जलेगा, तेज। तो जो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा वो ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, ब्राइट, समझ में आया, ठीक है ना। ओके, द बल्ब विच कंज्यूम्स मोर पावर ग्लोज द ब्राइटेस्ट। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स द मैक्सिमम पावर विल बी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब विद मैक्सिमम रेजिस्टेंस। बोलो, सीरीज में बल्ब लगे हुए हैं, यहां R1 है, यहां R2 है, ठीक है। अब बताओ यहां से दोनों के अंदर करंट क्या होगा, सेम। इसका पावर कंजम्पशन बोलो I स्क्वायर R1, इसका बोलो I स्क्वायर R2। अब I तो दोनों में सेम है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा। यही कहा गया इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा वो वाला बल्ब जिसका क्या है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। समझ में नहीं आएगा, बिकॉज करंट सेम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई सेम तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये लिखा भी हुआ है पहले, है ना, ठीक है। In parallel combination of bulbs, the maximum power consumption will be by the bulb which has least resistance। सही है, बोलो अगर रेजिस्टेंस किसमें कनेक्टेड है, बोलो पैरेलल में, तो बोलो दोनों के अक्रॉस V क्या हो जाएगा, सेम। सही है, V सेम है तो पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाओ, V स्क्वायर बाय R, है ना। V सेम है दोनों में, तो जिसका रेजिस्टेंस कम उसका पावर ज्यादा। सही है भाई, कोई दिक्कत, तो V सेम है, R कम तो पावर ज्यादा, R ज्यादा तो पावर कम। सही है, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सही है। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच विच बल्ब गेट्स फ्यूज्ड। ये स्विच क्लोज करने के बाद, फॉर एग्जांपल यहां पे ऐसे स्विच मान लो कि भैया अभी ये स्विच ओपन था, है ना, स्विच क्लोज करने के बाद विच बल्ब गेट्स फ्यूज्ड, फ्यूज कौन सा हो जाएगा। सही है भाई, क्या बोल रहा है, 200 वोल्ट 100 वाट है, और ये वाला क्या है, 200 वोल्ट 50 वाट। आप तुम सोचोगे कि सर देखो 200 वोल्ट तो इसकी रेटिंग है, इसकी रेटिंग भी 200 वोल्ट है ना, ये 400 है, ये 200 का है, ये 200 का है, 200 इसके अक्रॉस आ जाएगी, 200 इसके अक्रॉस आ जाएगी, कोई सा फ्यूज नहीं होगा, है ना। और ये सोचते क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा,
क्योंकि भैया दोनों का रेजिस्टेंस सेम है क्या? दोनों का वोल्टेज रेटिंग सेम है, लेकिन दोनों का पावर रेटिंग सेम नहीं है। यानी कि पहले हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो, V स्क्वायर बाय P। वोल्टेज गिवन है इस बल्ब के लिए, पावर गिवन है, इसके लिए वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है। बोलो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा? 400। इसका 800। सही है ना? हमने याद भी किया 200 वोल्ट का है, 100 वाट है, 400। 220 वोल्ट और 100 होता तो 484। याद है ना? ठीक है, 200 वोल्ट 100 वाट 400 ओम का रेजिस्टेंस, 400 ओम। और ये 800 ओम। सही है, ओके। मैं कहता हूं यहां से आई करंट चल रहा है, आई का वैल्यू निकाल ले। ठीक है, बोलो यहां क्या है? 0 माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। सही है, चलो चलते हैं यहां से। 0 प्लस 400 माइनस आई इंटू 400, IR1 होता है ना, माइनस 400 आई माइनस 800 आई इज इक्वल टू 0। माइनस 400 माइनस 800 माइनस 1200 इधर जाएंगे, प्लस का 1200, तो 1200 आई इज इक्वल टू 400। 0 0 कट जाएगा, ये 3 पे जाएगा, तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/3 एम्पियर। आई पता चल गया। ओके, ये एक रेजिस्टेंस है ना भाई? बोलो इसका करंट पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, तो बोलो V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, इसका पोटेंशियल, इसका करंट, इसका रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है मालूम नहीं है, करंट कितना है 1/3, रेजिस्टेंस कितना है 400। देखो 400/3 कितना आया? बोलो सही है? अरे भाई आ गया। ओके, ये कितना झेल सकता है? 200 वोल्ट तक। आया कितना इसके अक्रॉस? 133। सही है, मतलब ये फ्यूज नहीं होगा। इसको देख लो, बोलो भाई यहां क्या है? कितना रेजिस्टेंस है? 800 ओम है। बोलो इसका V इज इक्वल टू आई आर कर दो। इसका V पता नहीं, इसका I 1/3 आया ना करंट अभी, और रेजिस्टेंस 800। बोलो 800/3 कितना आएगा? 266.66। बोलो ये कितना झेल सकता है? आया कितना है इसके अक्रॉस? तो ये फ्यूज समझ नहीं आया। क्लियर हो गई बात? ऐसे क्वेश्चन कर, ये क्वेश्चन देख लो, नीट में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन इस साल, क्योंकि नीट वालों को बहुत आदत पड़ गई है जेई के क्वेश्चन के पैटर्न वाले या उसके डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन जो है उनको कॉपी करने की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करिए। अरेंज द बल्ब इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। देखो भाई EMF E है, B1 B2 B3 सीरीज में है। ये 200 वोल्ट 100 वाट, 100 वाट 100 वोल्ट 50 वाट, 300 वोल्ट 200 वाट सीरीज में है। ये आपको बताना है ब्राइटनेस सबसे ज्यादा किसकी होगी, उससे कम किसकी होगी और उससे कम किसकी होगी। तो अब आप बताइए। पहले तो रेजिस्टेंस चाहिए अपने को, मैं सॉल्व करूंगा। ये वाला क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, आगे वाले आप कर लेना। ठीक है, ये करके दिखा देता हूं। बोलो इसका रेजिस्टेंस R1। सही है भाई, इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा R2, इसका R3। बोलो R1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाय P1। सही है ना फॉर्मूला है। इसके लिए V2 स्क्वायर बाय P2, V3 स्क्वायर बाय P3। सही है, R1 R2 R3 आ गए। ये सीरीज में है, तो बोलो हर एक में करंट क्या होगा? सेम करंट होता है, तो फॉर्मूला कौन सा लगता है? I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाय R? I स्क्वायर R लगेगा। पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। करंट सेम है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा। तो आपने रेजिस्टेंस R1 R2 R3 की वैल्यू निकाल ली है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर ज्यादा होगा। R1 400, 200, 450, तो ये सबसे ज्यादा तेज चलेगा, ये उससे धीमे और ये सबसे धीमे। खत्म बात, समझ में आया? सिमिलर क्वेश्चन है ये अगला। यहां पे B1 B2 B3 दे रखा है, आपको बताना है
ये B1 B2 B3, यही B1 B2 B3 है। 400 200 450, 400 200 450, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस आ गई, अब ये पैरेलल में कनेक्टेड है। आपको बताना है कि कौन सा सबसे तेज जलेगा। बोलो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तीनों केस में वोल्टेज सेम, इसलिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। करंट सेम होगा तो आई स्क्वायर आर, वोल्टेज सेम है तो वी स्क्वायर बाय आर। बोलो जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसका पावर कंजम्पशन सबसे ज्यादा होगा। आ गया आंसर, सही है। तो 200 वाला सबसे तेज जलेगा, उससे धीमे ये और सबसे धीमे ये। क्लियर हो गई बात? ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे B1 B2 B3 की अलग अलग वैल्यूज है आपके पास। करिए, शाबाश, इसको करो, इसको आप करेंगे, है ना। थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। बोलो भाई 220 वोल्ट 100 वाट, 484 ओम आ गया। 220 और 50 तो ये कितना आ जाएगा? उसका डबल। करिए और इसको निकालो। फिर आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस आने के बाद आपको क्या करना है, आप सोचिए खुद से। करिए, शाबाश। करिए, बहुत बढ़िया। सॉल्व हुआ किसी का? ये यही ऑर्डर आया, B1 B3 B2। ओके, तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि इन दोनों में डिसाइड कर ले एक बार पहले। बोलो दोनों पैरेलल में है, सही है, दोनों पैरेलल में। ओके, बहुत बढ़िया बात है। पैरेलल में है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर कम है। पैरेलल में यही होता है। तो बोलो रेजिस्टेंस ज्यादा किसका है और इसका कम है, तो इसका पावर कंजम्पशन कम होगा, इसका पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो B3 ग्रेटर देन B2 हो जाएगा, B3 ग्रेटर देन B2, सही है। ओके, अब मैं कहता हूं ये जो दोनों बल्ब का कॉम्बिनेशन है ये ओवरऑल क्या है? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। वो भी क्या होता है? एक रेजिस्टेंस ही होता है, ठीक है। अब बताओ, इसका रेजिस्टेंस 968 आया था, इसका रेजिस्टेंस 242 आया था, सही है। बताओ दोनों का पैरेलल जब मैं करूंगा तो 242 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? 242 से भी छोटा आएगा ना भाई। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होते हैं तो सबसे छोटे से भी छोटा अंतर आता है, यस और नो? ठीक है, तो यानी कि इसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है इट इज लेस देन 242। गलत बोला क्या? इसका रेजिस्टेंस बोलो 484, इसका बोलो 242 से कम। यह सिंपल सर्किट बनेगा कि यहां पे एक रेजिस्टेंस है 484 ओम का और यहां पे एक रेजिस्टेंस है जो 242 से कम है, लेस देन 242 है। अब बोलो दोनों सीरीज में है, दोनों में करंट होगा सेम, सही बात है। दोनों में करंट होगा सेम, जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर कंजम्पशन ज्यादा। तो मतलब इसका पावर कंजम्पशन इससे कहीं ज्यादा होगा। समझ नहीं आया? तो बोलो ये इन दोनों को मिला के जो पावर आ रही है उससे ज्यादा है, तो बोलो दिस इज ग्रेटर देन ये दोनों। और इन दोनों में कौन है? B2 ब्राइटर है या B3 ब्राइटर है? B3 ब्राइट है, तो B3 ग्रेटर देन B2 पहले था और B1 उन सबसे बड़ा है। खत्म आंसर हुआ ना? कुछ कुछ कॉमन सेंस है भाई। ओके, अब करिए। अब की बार आपको रेटिंग नहीं दी है, सिर्फ क्या दिया है? बोलो रेजिस्टेंसेस गिवन है। आप इसको भी करने के कई तरीके हैं।
ठीक है, एक 200 है, एक 400 है, एक 800 है। बताइए शाबाश। करंट से भी कर सकते हैं आप इसको, कोई दिक्कत वाली बात। हो गया, सही आंसर आ गया, P1 P2 P3। ठीक है भाई, देखिए यहां पे आपको रेजिस्टेंस गिवन है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते। पिछले वाले क्वेश्चन का मेथड भी सही है और इस वाले का भी मेथड सही है। क्या है भाई, देखिए यहां पे जो ईएमएफ है उसको आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप बोलो ये फिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, ये चेंज तो नहीं हो रहा, मतलब जो यहाँ पे ओवरऑल रेजिस्टेंस दैट इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो करंट चलेगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट। यहाँ से कांस्टेंट करंट चल रहा है। ओके, बोलो यहाँ पे इस बल्ब में कितना करंट एंटर करेगा, आई। ओके, यहाँ जाके दो रास्ते हो जाएंगे, सही है। बोलो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, यहाँ रेजिस्टेंस आधा है, यहाँ रेजिस्टेंस डबल है, तो उल्टा रिलेशन हो जाएगा करंट में। यहाँ पे जितना करंट जाएगा उसका डबल करंट यहाँ जाएगा, जहां रेजिस्टेंस आधी वहां करंट डबल जाएगा, यस और नो। तो बताइए यहां पे अगर करंट है x, तो यहां कितना होगा 2x, x प्लस 2x इज इक्वल टू आई, आई ही तो है ये और ये, तो x प्लस 2x 3x इज इक्वल टू आई, x इज इक्वल टू आई बाय 3। तो यहां पे करंट कितना आया, यहां पे करंट 2i बाय 3। चलो इसका पावर कंजम्पशन निकालते हैं, P1 क्या आएगा बताइए, आई स्क्वायर R1, आई तो आई ही है, बोलो भाई इसमें करंट आने वाला आई है ना, इसमें रेजिस्टेंस 200, गलत बोला क्या, तो 200 आई स्क्वायर इसका पावर कंजम्पशन है। इसके बारे में बात करते हैं, इसका P2 क्या आएगा भाई, आई स्क्वायर R2, आई कितना है, करंट कितना है 2i बाई 3, इसका होल स्क्वायर इनटू इसका रेजिस्टेंस 400, कितना आएगा ये सॉल्व करके 4/9 बन जाएगा, कोई दिक्कत। ओके, P3 बताइए, आई स्क्वायर R3 बनेगा, आई कितना है i बाय 3 का स्क्वायर, R3 कितना है 800, कितना आ गया 800 बाय 9 आई स्क्वायर आ गया ना। अब देख लो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा तो ये है, उससे छोटा ये है जी, और सबसे छोटा ये है। तो P1 P2 P3, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, तो बल्ब 1 ग्लोज द ब्राइटेस्ट, सेकंड उससे कम, थर्ड उससे कम। सिमिलर करंट के ही मेथड से आप इसको भी कर सकते हैं, सही है। देखिए सबका रेजिस्टेंस आपको पता है, 484, 968, 242, सही है। बोलो यहां पे जो रेजिस्टेंस है इसका 4 गुना रेजिस्टेंस यहां है, बोलो भाई, ठीक है। तो मैं कहता हूं यहां से करंट आया आई, यहां करंट गया आई, ओके बहुत बढ़िया। यहां पे बड़ी वाली रेजिस्टेंस कौन सी है, ये है ना बड़ी वाली रेजिस्टेंस, यहां x मान लो, इसका 4 गुना कम रेजिस्टेंस है, तो करंट 4 गुना ज्यादा जाएगा, यहां x है तो यहां कितना हो जाएगा
4x करंट जाएगा। सही है, यहां करंट आया I, यहां टोटल करंट है 5x, तो क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू I, x इज इक्वल टू I बाय 5। तो यहां करंट कितना आ जाएगा, यहां बोलो I बाय 5 करंट हो गया, और यहां पे 4I बाय 5। ओके, P1 बताइए, I स्क्वायर R1 यानी कि 484 I स्क्वायर हो गया भाई। ओके, यहां बताइए पावर कंजम्पशन P2 इज इक्वल टू I स्क्वायर R2, यहां का करंट कितना है I बाय 5, तो I स्क्वायर बाय 25, R2 कितना है 968। गलत बोले क्या, सही है। ओके, यहां बताइए, यहां का P3 इज इक्वल टू I स्क्वायर R3, ये कितना है 16I स्क्वायर बाय 25, आखिरी कितना है 242। सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, और उससे छोटा ये। समझ में नहीं आया, क्लियर हो गई बात, ठीक है। क्या रिपीट करने की जरूरत है, तो आप करंट मेथड और वोल्टेज मेथड दोनों लगा सकते हैं। बेटर कौन सा है, करंट, क्योंकि हमको यहां पे करंट्स के डिवीजन का पता है ना, तो इसलिए करंट्स आ गए, I स्क्वायर R कर दो, वहां का करंट वहीं का रेजिस्टेंस, उसका पावर आ जाएगा। सबके पावर लिखो, कंपेयर करो, एरर फ्री सॉल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप पेपर करेंगे। अरे भाई, ऑलराइट, घरों में जो कनेक्शन होते हैं वो सीरीज में होते हैं या पैरेलल में होते हैं भाई, पैरेलल में होते हैं, है ना, क्योंकि जो जितने भी डिवाइस होते हैं घर में, सबकी वोल्टेज रेटिंग क्या होती है 220 वोल्ट होती है, 220 वोल्ट पे काम करते हैं, है ना। और कुछ ऐसे अप्लायंसेस जो मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट हो सकते हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका। जैसे लैपटॉप है, मैं अपना लैपटॉप लेके अगर अमेरिका चला जाऊंगा तो क्या मेरा लैपटॉप वहां नहीं चलेगा, चलेगा, इसलिए उसके अंदर क्या होता है, बड़ा सा अडेप्टर लगा होता है भाई, उसको आप 110 वोल्ट में लगाओ, चाहे आप उसको 220 में लगाओ, वो दोनों में चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना। वो अडेप्टर का काम यही होता है कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। भाई आप 220 वोल्ट लगाओगे तो भी उसको डीसी बनाना है, 110 वोल्ट एसी लगाओगे तो भी उसको डीसी बनाना है, तो वो डीसी करंट देगा, आपका लैपटॉप ठीक चलेगा। सेम टू सेम फॉर मोबाइल फोन, है ना। जैसे भी यूएसए वाला आईफोन लिया है कोई, है ना, यूएसए से कोई S23, S24, S25 ले आया, सही चलते हो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अडेप्टर जो है वो अपना काम ठीक करते हैं, ठीक है भाई। If three electrical appliances are rated P1, P2, P3 across a supply voltage V, find relation between P total and P1, P2, P3 when the appliances are connected in parallel and series। अरे भाई देखिए, सबसे पहले तो 3 अप्लायंस है, पहले की पावर रेटेड जो है P1 है, दूसरे की P2, तीसरे की P3 है। मतलब कितने वोल्टेज पे, V वोल्टेज पे, है ना। तीनों के लिए वोल्टेज क्या रहेगी, सेम। V वोल्टेज लगाया तो पहले ने P1 पावर लिया, दूसरे ने P2 और तीसरे ने P3, इतना इतना पावर वो लेते हैं। तो जब उनको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो बोलो यहां पे जो टोटल पावर कंज्यूम हो रही है वो क्या होगी भाई, ये भी P1 पावर कंज्यूम करेगा, ये भी P2 करेगा, और ये भी P3 करेगा, रेटेड करेंगे तीनों, तो बोलो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, तीनों अपने अपनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन जब सीरीज में तब क्या होगा, बोलिए भाई, तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्ट कर दिए, अब क्या होगा, देखिए टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R टोटल, R1 प्लस R2 प्लस R3, सही है। अच्छा मुझे बताओ R टोटल को कैसे लिखेंगे आप ये मान लो कि ये जो तीनों के तीनों अप्लायंस लगा रखे हैं, इन तीनों का जो रेजिस्टेंस बनता है दैट इज R टोटल, सही है, एंड इट इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज V, सही है। अब सिर्फ इस सर्किट को देखो, यहां का पावर कंजम्पशन लिखना है मुझे, कितना पावर कंजम्पशन है भाई इसका, P टोटल है भाई, रेजिस्टेंस R टोटल है, तो पावर कंजम्पशन P टोटल है, तीनों ने मिला के जो पावर किया कंज्यूम किया दैट इज P टोटल। P टोटल में क्या आएगा, V स्क्वायर बाय R टोटल नहीं आएगा क्या, R टोटल इधर, P टोटल इधर, तो R टोटल इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P टोटल,
समझ में नहीं आया? अच्छा, R1 कैसे निकाला था भाई? V स्क्वायर बाय P1 करके तो निकाला था। V क्या था? रेटेड पावर, सॉरी रेटेड वोल्टेज। P1 क्या है? रेटेड पावर। और ये क्या है? रेजिस्टेंस। ऐसे ही R2 आ जाएगा V स्क्वायर बाय P2, और R3 क्या आ जाएगा? V स्क्वायर बाय P3। सही है। बोलो इस सर्किट में R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बताओ R टोटल यहां से उठा के रखो, V स्क्वायर बाय P टोटल आ गया। R1 क्या है? V स्क्वायर बाय P1, V स्क्वायर बाय P2, V स्क्वायर बाय P3। सब में से V स्क्वायर कट जाएगा। 1 बाय P टोटल इज इक्वल टू 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2 प्लस 1 बाय P3। So this is the relation between total power and individual powers in series combination. पैरेलल में तो टोटल इज इक्वल टू सबका सम, और सीरीज में रेसिप्रोकल्स का सम इज इक्वल टू 1 बाय टोटल का रेसिप्रोकल। सही है, सही है ना? 1 बाय टोटल का रेसिप्रोकल में तो 1 बाय टोटल पावर। ठीक, ओके। व्हाट टाइम इज इट? क्या टाइम हो गया भाई? 9:10:16। राइट, तो है टाइम 20 मिनट्स का और टाइम है क्या? पेज नंबर कौन सा है? 6। A cell of EMF E and internal resistance R small r is connected to a variable resistance capital R। ठीक है भाई, ये है EMF वाली बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है दक्ष? स्मॉल r। ठीक है, एक बाहर रेजिस्टेंस लगा हुआ है कैपिटल R जो कि वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं बाहर वाले की, अंदर वाले की चेंज कर नहीं सकते, बाहर वाले चेंज कर सकते हैं। कह रहे हैं फाइंड करंट इन द सर्किट, करना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? R प्लस R। सही है, तो I इज इक्वल टू E बाय R प्लस, है ना? सही है, KVL लगा के आ गया आंसर। वैल्यू ऑफ R फॉर विच करंट इज मैक्सिमम। बोलो भाई, करंट का वैल्यू क्या आया? E बाय R प्लस R। ये कह रहा है इस R की वैल्यू वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि करंट मैक्सिमम हो जाए? देखो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा करंट उतना बड़ा होगा। तो इसको छोटा कैसे करें? इसको चेंज कर भी सकते, इसको मिनिमाइज कर दो, तो R का वैल्यू क्या कर दो? 0। तो करंट मैक्सिमम तब होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 0। सही है, व्हेन वैल्यू ऑफ R इज 0 देन I इज मैक्सिमम, और करंट का वैल्यू क्या आएगा मैक्सिमम? E बाय स्मॉल r। सही है। फिर ये कह रहा है पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टर कैपिटल R, जो बाहर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ उसने पावर कितना कंज्यूम किया? बोलो, पावर क्या होता है? I स्क्वायर इंटू जो रेजिस्टेंस है, I कितना था? E स्क्वायर बाय R प्लस R, मतलब E बाय R प्लस R। ये करंट था, इसका स्क्वायर कर दिया इंटू R। आ गया आंसर। ठीक है, वैल्यू ऑफ R फॉर विच मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस कैपिटल R। अब भाई ये जो बाहर वाला रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू कितना हो कि इसमें खुद में पावर कंजम्पशन सबसे ज्यादा हो? क्या क्या बोल रहा था? कोई बात नहीं। देखो भाई, करंट मैक्सिमम कब होगा? जब ये 0 होगा। करंट मैक्सिमम हो जाएगा। क्या पावर मैक्सिमम होगा क्या उस केस में? पावर क्या होता है? इसके लिए पावर क्या है? I स्क्वायर R। अब भाई करंट तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन ये खुद 0 हो गया, तो ओवरऑल कंजम्पशन क्या होगा? 0 हो गया ना। तो आपने को ये पूरा 0 करना है, इसको बहुत ज्यादा कम कर दिया तो इसकी वजह से पावर कम हो जाएगा, इसको बहुत ज्यादा कर दिया, अब ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दी तो करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, और करंट का वैल्यू कम हो जाएगा तो फिर से ये पावर कंजम्पशन क्या हो कम हो जाएगा। तो एक बीच में कहीं एक वैल्यू रही होगी जहां पे मैक्सिमम पावर कंज्यूम करना है, ये वही निकालनी है अपने को। बोलो, कोई भी चीज अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कब होती है? जब उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए। देखो भाई, ये ग्राफ है ना। बोलो ये चीज अपनी मैक्सिमम पे है, तो बोलो यहाँ पे स्लोप क्या हो गई? 0। ये मिनिमम पे है, तब भी स्लोप क्या हो गई? 0। तो
कोई चीज मैक्सिमा या मिनिमा करनी हो तो उसका स्लोप जीरो कर दो, और स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन जीरो कर दो। किसका डिफरेंशिएशन? जो चीज मैक्सिमम करनी है मिनिमम करनी है उसका। तो अपने को क्या चाहिए? पावर का चाहिए जीरो, है ना, मतलब पावर मैक्सिमम चाहिए तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या करना पड़ेगा? जीरो। सही है भाई, ओके ऑल राइट। पावर कंज्यूम्ड आ गया था फॉर्मूला, बोलो भाई, दिस इज द पावर। ये मैक्सिमम चाहिए तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो कर दो। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे क्या? नहीं भाई, जो भी वेरिएबल है ना उसके रेस्पेक्ट में। वेरिएबल कौन है? बाहर वाला रेजिस्टेंस। तो dp बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो, इसका डिफरेंशिएशन जीरो करो। ये क्या है? कांस्टेंट, बाहर निकालो, ई स्क्वायर बाहर आ गया। डी ऑफ आर डिवाइड बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब देखो समथिंग बाय समथिंग है, u बाय v वाला फॉर्मूला लगा देंगे, du बाय डी आर इंटू वी माइनस u इंटू डी वी बाई डी आर डिवाइड बाई v का स्क्वायर। खत्म बात, है ना। नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला है माइनस, फिर उल्टा कर देंगे। सही है ना। तो बोलो क्या किया? नीचे वाले का होल स्क्वायर, r प्लस आर का होल स्क्वायर था, इसके पावर फिर से स्क्वायर किया तो पावर क्या हुई? 4। फिर इसका एक सेकंड, ये उल्टा किया हुआ है, पर कोई बात नहीं, उल्टा भी करेंगे तो भी आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, पहले क्या होता है जनरली, हाँ नहीं उल्टा क्यों किया हुआ है? ठीक किया हुआ है। पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, r का डिफरेंशिएशन 1, नीचे वाला u का u, माइनस ऊपर वाला u का u, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। बोलो इसका क्या आएगा? 2 इंटू आर प्लस आर, और फिर r का डिफरेंशिएशन 1, तो 2 इंटू आर प्लस आर आ गया इक्वल टू जीरो। बोलो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो, सो दिस इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, r प्लस आर से एक r प्लस आर कट जाएगा, है ना। क्या बचेगा? r प्लस आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स r। सॉल्व करेंगे, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r आ जाएगा। सही है ना भाई, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r आ गया। अरे ये क्या बात हुई? कैपिटल R यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, है ना। यही तो आया, स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तब क्या बोल रहे हैं हम? पावर मैक्सिमम हो जाती है। तो किसी रेजिस्टेंस में पावर मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम कंज्यूम करवानी है, तो क्या करो? उसको बचे हुए सर्किट के रेजिस्टेंस के बराबर कर दो। समझ में आया? अभी हम क्या बोल रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी के बराबर कर दो। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी मत बोलो उसको अभी के लिए, ठीक है। अभी क्योंकि उस कैपिटल आर के अलावा सिर्फ एक स्मॉल आर का कुछ और होता, मान लो इस सर्किट में, चल जा भाई, हाँ इस सर्किट में मान लो यहां पे एक R1 भी होता तो क्या होता? तो आंसर आता R इज इक्वल टू R प्लस R1, ये आ जाता। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये बचे हुए सर्किट की जो रेजिस्टेंस है ना उसके बराबर होता है। ये समझ में आया? अगर ये रेजिस्टेंस बचे हुए सर्किट की रेजिस्टेंस के बराबर हो गई तो इसमें पावर कंजम्पशन मैक्सिमम हो जाएगा जितना हो सकता है। समझ में नहीं आया? आया? याद रहेगी बात। दिस इज द वैल्यू ऑफ R, ठीक है। ये है वो R की वैल्यू जिसके लिए फॉर विच मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम्ड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सही है भाई, मैक्सिमम पावर कंज्यूम कितनी होगी ये बताना है। आप बोलो पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या था? ई स्क्वायर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर, यही तो आया ना पावर। अब बताओ R का वैल्यू किसके बराबर है? स्मॉल r के। सही है, तो बोलो R प्लस आर, 2R का होल स्क्वायर, 4R स्क्वायर, 4R स्क्वायर, एक R से एक R कट जाएगा, ई स्क्वायर बाय 4R बोल दो या ई स्क्वायर बाय 4 कैपिटल R बोल दो, क्योंकि स्मॉल r और कैपिटल R बराबर है। तो दिस इज द मैक्सिमम पावर जो उस रेजिस्टेंस में कंज्यूम हो सकती है। समझ में आया? ई स्क्वायर बाय 4R इज द मैक्सिमम पावर जो कंज्यूम होती है। एंड ये फैक्ट और ये थ्योरी जिसके तहत एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब बचे हुए इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है तब मैक्सिमम पावर कंज्यूम होता है। ये थ्योरेटिकल पार्ट, ये बात
इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है भाई। क्या बोला कि जब एक रेजिस्टेंस में हमें मैक्सिमम पावर कंज्यूम करवाना है तो उसकी रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के बराबर होनी चाहिए। ये है बात बीटेक लेवल की। सिंगल रेजिस्टेंस लगाया है, सिंगल बैटरी, सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो व्हेन ए रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सर्किट कंज्यूम्स मैक्सिमम पावर, इट्स रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। समझ नहीं आएगा क्या बोला मैंने? व्हेन ए रेजिस्टेंस कंज्यूम्स मैक्सिमम पावर, इट्स रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, कंसिडरिंग कि भाई एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ, और अगर वो एक अकेला नहीं लगा हुआ तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बोल देंगे। क्लियर हो गया? ओके, तो ये जो पावर का फॉर्मूला आया था ना ऊपर ऊपर जो लिखा था, वो उसका मैंने ग्राफ बना दिया, पावर वर्सेस रेजिस्टेंस का ग्राफ। जैसे जैसे आर चेंज होगा पावर कंजम्पशन चेंज होगा। तो बोलो जीरो रेजिस्टेंस पे जीरो पावर कंज्यूम, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पे करंट जीरो हो जाएगा, वहां पे भी जीरो पावर कंज्यूम होगी। तो बोलो यहां पे जीरो, यहां पे जीरो, बीच में कहीं मैक्सिमम, तो कुछ इस तरह का ग्राफ है। सही है। मैक्सिमम पावर कहां होती है? पी मैक्स कहां होगा? जब कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर होगा। समझ में नहीं आया? आ गया? ठीक है। फॉर ए गिवन पावर कंजम्पशन पी देयर एग्जिस्ट टू वैल्यूज ऑफ आर से R1 R2, प्रूव दैट R1 R2 इज इक्वल टू R2। देखो भाई, अब नया खेल खेल रहा है आपके साथ। क्या कह रहा है कि देखो सर्किट में या तो पावर कंज्यूम जीरो होगी, या 1 वाट होगी, 2 वाट, 3 वाट, 4 वाट, या फिर पी मैक्सिमम। सही है। मैं कहता हूं कि मुझे चाहिए 5 वाट पावर कंजम्पशन। सही है। तो इसके लिए कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो सकती है? भाई आर की वैल्यू देखो, इतनी पावर कंज्यूम करवानी है तो या तो रेजिस्टेंस इतनी होनी चाहिए या फिर रेजिस्टेंस इतनी होनी चाहिए। सही है ना भाई? R1 रेजिस्टेंस पे भी 5 वाट पावर कंज्यूम हो रही है, R2 रेजिस्टेंस पे भी 5 वाट पावर कंज्यूम हो रही है। मतलब हर एक पावर, मैक्सिमम पावर से ऊपर तो पावर हो ही नहीं सकती कंज्यूम। उससे नीचे और जीरो से ऊपर कोई भी पावर का लेवल ले लो, वो पावर P लेवल मैंने मान लिया, तो P पावर कंज्यूम करवाने के लिए कितनी रेजिस्टेंसेस पॉसिबल है? 2, एक R1 और एक R2। R1 R2 में क्या रिलेशन है? मैं कहता हूं R1 R2 इज इक्वल टू R स्क्वायर। सही है। R1 R2 इज इक्वल टू R स्क्वायर। समझ में नहीं आई बात? कैसे आया? आप देखो ऊपर वाला केस सॉल्व करना है। बताओ, P इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर। आर आया था, है ना? पावर कंजम्पशन आई स्क्वायर आर, यही तो लिखा हुआ है। मैं कहता हूं यहां पे पूरे में वेरिएबल कौन है? कैपिटल आर इज द वेरिएबल। P पावर के लिए, इतने पावर के लिए, यानी कि पावर कंज्यूम फिक्स है। E ईएमएफ ऑफ द बैटरी फिक्स है। स्मॉल आर फिक्स है। सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू कैपिटल आर चेंज हो सकता है। तो मैंने क्या किया, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, P को इधर लेके जाओ, सॉल्व करो। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। समथिंग का स्क्वायर, समथिंग आर, समथिंग स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मैं कहता हूं इस इक्वेशन के दो रूट होंगे। वो दो रूट कौन से होंगे? जो LHS इक्वल टू RHS को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब इसको इसके बराबर रखते हैं, मतलब इसको इसके बराबर रखते हैं, मतलब इसको इसके बराबर रखते हैं। तो यानी कि पावर कंजम्पशन इतनी होती है, कितनी होती है, किस वैल्यू के लिए होती है? R वैल्यू के लिए होती है। R की वो दो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए पावर कंजम्पशन कितनी होती है, मतलब ऐसा होता है, मतलब ऐसा होता है। तो ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? C बाय A, है ना? इसका A बोलो 1, इसका B ये रहा, इसका C ये रहा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना? तो बोलो अल्फा बीटा की जगह R1 R2 रूट्स हैं और C बाय A यानी कि R स्क्वायर बाय 1 इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा। तो R1 R2 की वैल्यू क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स R1 एंड R2। तो बोलो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? R1 R2 इज इक्वल टू R स्क्वायर। सही है। फाइंड पावर कंज्यूम्ड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू तो नहीं होगी जितनी एक्सटर्नल की होगी। बोलो भाई,
ये कह रहे हैं कि जब नहीं पावर कंज्यूम्ड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना, करंट कितना है सर्किट में आई का वैल्यू ई बाय आर प्लस आर, और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, तो उसका पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया आई स्क्वायर आर, आ गया आंसर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में इतना होगा, सही है। फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल आर सो दैट पावर कंज्यूम्ड इन इंटरनल रेजिस्टेंस इज आल्सो मैक्सिमम। अरे भाई पावर इज मैक्सिमम व्हेन आई इज मैक्सिमम, क्या बोला, पावर मैक्सिमम होगी जब क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस तो चेंज हो नहीं सकती, वो तो फिक्स है। तो जब आई का वैल्यू फॉर दैट P इज इक्वल टू आई स्क्वायर स्मॉल आर, अब ये तो कॉन्स्टेंट है, पहले तो खेल चल रहा था ना कि भाई आर जीरो हो गया तो ये हो जाएगा, आर मैक्सिमम हो गया तो ये हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, है ना, यहां पे तो ये फिक्स है, ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम, मतलब अपने को क्या चाहिए, करंट मैक्सिमम चाहिए। करंट मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो होगा, सही है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो कर दिया यानी कि कैपिटल आर जीरो हो गया, हो गया, E बाय आर स्क्वायर इंटू आर क्या आ जाएगा, E स्क्वायर बाय आर का, सही है भाई। ओके, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है, क्या कहती है, देखिए जानते हैं, पूछते हैं इससे क्या है। This theorem states that power delivered to a load is maximum when the resistance of load is equal to effective internal resistance of the battery। क्या बोल रहा है कि ये थ्योरम कहती है कि पावर डिलीवर्ड टू ए लोड, एक रेजिस्टेंस में पावर जो डिलीवर हो रही है वो मैक्सिमम होगी कब, जब रेजिस्टेंस ऑफ द लोड, लोड जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब बचे हुए सर्किट का रेजिस्टेंस, समझ में नहीं आया, सही है। आर एक्सटर्नल इज इक्वल टू आर इंटरनल बोल देंगे फॉर पावर ट्रांसफर, फॉर मैक्स पावर ट्रांसफर, सही है। सिंपल क्वेश्चन की तरफ से शुरू करते हैं। ये कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड टू एक्स। ये वैल्यू नहीं दे रखी, बैटरी का वैल्यू नहीं दे रखा, लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। इसमें मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी, जब इसका रेजिस्टेंस बचे हुए सर्किट के रेजिस्टेंस के बराबर हो। एक्स का वैल्यू बोलो 1 ओम, खत्म, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कॉइल consists of two parallel resistance, one of which is 12. This coil is connected to a battery of EMF 12 volt and internal resistance 4 ohm. The unknown resistance so that maximum power is transferred बतानी है, ठीक है। देखो भाई, एक बैटरी है 12 वोल्ट की, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है, इसके साथ पैरेलल में एक 12 ओम लगाया हुआ है, इसके पैरेलल में एक्स रेजिस्टेंस लगाना है। ये एक्स कितना हो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाए। मैं कहता हूं इसका कॉम्बिनेशन इसके बराबर होना चाहिए। भाई ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, तो इसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस यानी 4 ओम के बराबर होना चाहिए। 12 और 6 का कॉम्बिनेशन 4 होता है, तो एक्स का वैल्यू बोल दो। समझ में नहीं आया? अरे भाई 12 और 6 का कॉम्बिनेशन 4, 12 4 का कॉम्बिनेशन 3, आ गया आंसर, सही है। फिर x का वैल्यू पता चल गया, टोटल करंट निकालेंगे, उस कॉइल में फिर कितना पावर कंज्यूम होगा, आई स्क्वायर आर कर देंगे, इसके लिए उसका टोटल रेजिस्टेंस निकाला, आ जाएगा आंसर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस इज द पावर ट्रांसफर मैक्सिमम व्हेन टू आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF E and internal resistance R are connected in series parallel, also find the power transfer to the external load resistance। ये कह रहा है कि दो सेल है मेरे पास, EMF E रेजिस्टेंस R, EMF E रेजिस्टेंस R, इंटरनल रेजिस्टेंस वाले हैं ये सीरीज में लगा दिए। तो अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाए, बोलो। इसका रेजिस्टेंस बचे हुए के बोलो बराबर होना चाहिए, तो कैपिटल R इज इक्वल टू 2R होना चाहिए, आ गया आंसर, R इज इक्वल टू 2R, सही है। इसका वैल्यू रखो,
करंट निकालो, इसके लिए आई स्क्वायर आर करो, इसका पावर कंजम्पशन आ जाएगा, दैट इज द मैक्सिमम पावर कंजम्पशन। आ गया भाई? ओके, पैरेलल में है तो देखिए इसका रेजिस्टेंस बचे हुए सर्किट के रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। कितना रेजिस्टेंस? R बाय 2 आ जाएगा, तो कैपिटल R इज इक्वल टू R बाय 2। अब बोलो इसकी जगह क्या कर देंगे? इफेक्टिव बैटरी लगा देंगे। सही है, इफेक्टिव बैटरी लग गई, इफेक्टिव रेजिस्टेंस लग गया, केवीएल लगाओ, इसमें करंट आएगा, करंट पता चल गया, इसका रेजिस्टेंस पता है, आई स्क्वायर आर कर दो, इसका आंसर सही है, इसकी पावर है। समझ में नहीं आया? फाइंड आर सो दैट मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड बाय द बैटरी। बहुत ही बढ़िया। ये कह रहा है ये टू वर्क क्या लिखा है? अच्छा देखो यहां पे इस तरह का अरेंजमेंट है, एक बैटरी है, 4 ओम की उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहां से जा रहा है, ऐसे दो रास्ते बने, तो यहाँ पे कनेक्शन आ गया, फिर वो दो रास्ते ऐसे जाके वापस मिल गए, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या कंडीशन होती है? दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस होना चाहिए। R बाय 2R इज इक्वल टू 2R बाय 4R आ रहा है, मतलब ये फालतू में लगा हुआ, इसको हटा दो, लग गया, हट गया ना ये। इसको सिंप्लीफाई करो, R और 2R, और इधर 2R और 4R, बोलो 3 और 6 कॉम्बिनेशन 2, तो 2R आएगा इसकी जगह, 2R का वैल्यू 4 ओम के बराबर होना चाहिए, R इज इक्वल टू 2 ओम आना चाहिए, तो R इज इक्वल टू 2 ओम इसका आंसर हो जाएगा, ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। सही है। 2 आइडेंटिकल बैटरीज ऑफ EMF, ये आप करिए। ओके, ये क्वेश्चन देखो, 3 ओम लगा हुआ है, 5 ओम लगा हुआ है, 2 ओम लगा हुआ है, कह रहा है कि इसमें ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर? बोलो इसकी रेजिस्टेंस बचे हुए सर्किट के बराबर होनी चाहिए। भाई क्या फर्क पड़ता है, यहां यहां लगे हुए हैं, यहां लगे हुए हैं, सीरीज में है ना, इसके हिसाब से कितना रेजिस्टेंस है सर्किट का? 7 और 3 10, तो R का वैल्यू 10 होना चाहिए, R का वैल्यू आ गया 10। सही है। फिर पूछ रहा है कि इस R का वैल्यू कितना होना चाहिए कि इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। बोलो भाई ये जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम होगा, और इसका पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा। फिर तो बोलो इसमें मैक्सिमम पावर कब होगी? जब इसमें मैक्सिमम करंट होगा, इसमें मैक्सिमम करंट कब होगा? जब ये होगा ही, तो R का वैल्यू कितना होगा? सही है, कर लेंगे। मेजरमेंट एंड मेजरिंग डिवाइसेस, यहां तक आप कंप्लीट करिए। वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये वाले क्वेश्चन छोड़ के यू कैन डू द रिमेनिंग मॉड्यूल। आप सारा मॉड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, और कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंसेस, इसको छोड़ के आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर 10। ओके, होपफुली 3 more days, 3 दिन और लगेंगे, होपफुली आई विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर, ठीक है। ये वेरी बिग चैप्टर, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करवाए जाते हैं क्लास में इसमें, ठीक है, और मेक श्योर दैट यू स्टडी इट ऑल, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम।